बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 32 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 195 रुपए 50 पैसे का हो गया। नई हुकूमत के आने के बाद डॉलर 12 रुपए 97 पैसे बढ़ चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.50 रुपए महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 198 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंदियों पर। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 32 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 195 रुपए 50 पैसे का हो गया। नई हुकूमत के आने के बाद डॉलर 12 रुपए 97 पैसे बढ़ चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 1.50 रुपए महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 198 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आपको अपडेट करें, डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 32 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 195 रुपए 50 पैसे का हो गया। नई हुकूमत के आने के बाद डॉलर 12 रुपए 97 पैसे बढ़ चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 1.50 रुपए महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 198 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अशरफ खान ने। जी अशरफ, बताइए। अगर देखा जाए इनका बैंक में भी जिस तेजी से डॉलर बढ़ रहा है उसका असराज जो ऊपर मार्केट में भी देखे जाए। आज इंटरबैंक में डॉलर 1.32 पैसे महंगा हुआ है। 195 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा है। उसका असर देखा गया ओपन मार्केट में भी। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1.5 रुपए महंगा हो गया। इस तक इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 198 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर 196 रुपए 50 पैसे पे था। आज नई बुलंद तरीन सतह 198 पे पहुंच गया। और फॉरेक्स एसोसिएशन का ये कहना है कि जिस तेजी से डॉलर महंगा हो रहा है उसकी दीगर करेंसी भी महंगी हो जाए। अशरफ खान, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, खानेवाल में अशिया खुरनोस की आसमान से बातें करती कीमतें। अशिया खुरनोस आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। 20 रुपए फी किलो इजाफे के साथ 470 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइए कितनी बढ़ चुकी हैं कीमतें? अशिया खुर्द-ओ-नोश की अगर कीमतों की बात की जाए तो रोज़ाना बढ़ती कीमतें शहरियों के लिए मजीद परेशानी का बायस बन रही हैं। अगर घी की कीमतों की बात करें तो घी की मजीद कीमतें बढ़ा दी गई हैं, दालों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। और उसके साथ साथ अगर हम अशिया खुर्द-ओ-नोश की मार्केट की सूरत हाल की बात करें तो मार्केट में हमें जो है वो सन्नाटे दिखाई दे रहे हैं। तो मजीद हम बात करेंगे कि कोई चंद खरीदार शहरी हमारे से मौजूद, इनसे जाने की तरीका कि अशिया खुर्द-ओ-नोश की मार्केट में आए हैं, कीमतों को कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे, आम आदमी कैसे सफ़र कर रहा है? भाईजान, आम आदमी की अगर बात करें तो हम रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। हर रोज़ाना रेट जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, बढ़ जाते हैं रेट। आज तकरीबन 20 रुपये आयल पे बढ़ा दिए गए हैं, घी पे 20 रुपये बढ़ा दी गई हैं, आटा भी महंगा कर दिया गया है। गरीब आदमी क्या करे? जी, गरीब आदमी के लिए मुश्किलात हो रही हैं। ताजिर हैं अशिया खुर्द-ओ-नोश के, इनसे हम बात करते हैं। जी बताएं, क्या सूरत हाल देखते हैं मार्केटों का? कीमतें तो रोज़ाना बढ़ रही हैं, क्या आम आदमी कैसे सफ़र कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, एक आम आदमी की बाज़ार में रोज़ाना के रेट मुसलसल बढ़ रहे हैं। ज़्यादा आम तौर पर डॉलर नहीं रुक रहा। डॉलर की वजह से हर रेट ऊपर जा रहा है और नीचे जो कस्टमर है उनके लिए बहुत परेशानी हो रही है। आयल है तो आयल बढ़ रहा है, घी है तो घी बढ़ रहा है। तो इसलिए मार्केट में बहुत सन्नाटा हो जा रहा है। ताजर वैसे ही परेशान है, एक सेल नहीं हो रही, एक काम नहीं हो रहा। इसकी लिहाजा इस वजह से मेहरबानी करके थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। ये आवाम को रिलीफ मिल सके। दुकानदार मौजूद है, ये बताएं कि सरकारी कीमत आपको दी जाती है मार्केट में और जो कीमत दी जाती है मंडियों में उससे ज़्यादा महंगा सामान मिलता है, तो फिर कैसे आप इसको जो है बेच पाते हैं सामान? बस बराबर रेट करके बेचना पड़ता है। मुख्तलिफ रेटों में दालें वगैरह होती हैं, महंगी होती हैं, उनको कम रेट में करना पड़ता है, देना पड़ता है। 20 हिसाब रेट कम दे देते हैं। जी, दुकानदार का ये कहना है कि सरकारी नर्ख जो जारी किए जाते हैं वो आम मार्केट से कम होते हैं, इसकी वजह से वो महंगा सामान खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। ग्राहक जो है मोहम्मद नदीम मुगल, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आटा गरीब की पहुंच से दूर हो गया। लोधरा में आटा 2700 रुपए फी मन में मिलने लगा। मार्केट में आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। यौम दिहाड़ीदार 1 किलो आटा खरीदने पर मजबूर। 400-500 कमाकर आटा, घी, चीनी कैसे खरीदें, शहरियों की दुहाई। मजीद बात करते हैं मोहम्मद मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक, बताइए क्या कहना है शहरियों का?
जी बिल्कुल, लोधरा के नवाही इलाकों में चक्कियों पर मिलने वाला आटा चक्की मालकान की मन मर्जी की कीमतें हैं। कहीं पर 2500 रुपये फी मन बिक रहा है, कहीं पर 2700 रुपये फी मन तक फरोख्त हो रहा है। और योमिया दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर एक एक किलो आटा लेने पर मजबूर है और 1 किलो आटा भी 65 से 70 रुपये फी किलो मिलता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। यूटिलिटी स्टोर पर 1600 रुपये मन बिक रहा है, यहाँ पर क्या कीमत है? भाई यहाँ पे 75 से 60 रुपए किलो बिक रहा है आटा, लेकिन आटा यहाँ से भी मिल नहीं रहा। यहाँ किल्लत है। हर बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं उनका अपना है गंदम, चक्कियों पे आटा होता ही नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पर कहाँ जाएं, वो तो शहर में है, 20 से 25 किलोमीटर दूर हैं। वहाँ कैसे जाएं, पूरी दिहाड़ी खत्म करें और वहाँ जाके लाइन लगें और पूरी दिन में 10 किलो का आटा लेकर आए हम घर, बाकी काम ना करें, बच्चों को कहाँ से खिलाएं? बहुत महंगाई है, 4 से 500 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं हम। हुकूमत से क्या मुतालबा होगा? हुकूमत से मुतालबा यही है कि अभी इमरान खान की हुकूमत से हम परेशान थे कि महंगाई है, लेकिन कुछ चल रहा था। अब जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उसने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर दूंगा, उसने तो कपड़े बेचे नहीं है। हमारे तो कपड़े बिक गए, अब तो खाल उतरने वाली है। हम बहुत परेशान हैं। मेहरबानी करें, अगर नहीं चलती हुकूमत तो खत्म करें, किसी और को आने दें, मौका दें, कुछ जो आगे मुल्क के बारे में सोचे। ये तो आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब आदमी मर रहा है। गरीब आदमी मर रहा है। इनका कहना है कि आटा बहुत ज्यादा महंगा है, इनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो रहा है। मुश्ताक, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। चाय की चुस्की गरीब आवाम की जेब पर पड़ेगी भारी। मुख्तलिफ कंपनियों की चाय की पत्ती की कीमत में इजाफा हो गया। पत्ती के महंगे होने पर चाय की कीमत में भी इजाफा होगा। 1 किलो का पैकेट 950 से 1200 रुपए का हो गया। मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, चाय पीने वाले जो शौकीन हैं उनके लिए बुरी खबर, क्योंकि मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो चाय की पत्ती है उसकी कीमत में इजाफा हो चुका है। 1 किलो पत्ती के साथ 150 रुपए जो है इजाफा हो गया है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से आपसे बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जी? 150 रुपए 1 किलो के साथ इजाफा हो गया है। देखें, आप जिस मुल्क में पैदा हो गए हैं, पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मुल्क है मेरा वतन, तो यहाँ सब कुछ अचानक हो रहा है। सुबह आप आते हैं या रात को आप सोते हैं, तो जब आप सुबह उठकर आएंगे तो हालात यकसर तब्दील हो चुके होंगे, इवन के हुकूमतें भी तब्दील हो जाती हैं। तो जहाँ तक बात आप पत्ती की करें, अभी हमें नोटिफिकेशन आया, हमें पता चला है कि 150 रुपये किलो के साथ इजाफा हुआ है 1 किलो के पीछे। तो बात यह है कि पत्ती बेसिकली हमारी मेरे ख्याल से बुनियादी ज़रूरतों में आती है। हमारे माशरे में चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, मैं ये समझता हूँ। तो हुकूमत बाकी अख्तर साहब ये जो है ना सिर्फ ऐलानात करती है, कमेटियां बनाती है, अमली इकदामात का फुकदान है। यहाँ अगर अभी आप महंगाई का मैं आपको एक बहुत बड़ा तकरीर कर दूं, महंगाई हो रही है, यहाँ आपको रोने वाले पीटने वाले भी मिल जाएं, तो हुकूमत अगर सुन भी ले तो वो सिर्फ कमेटी तश्कील दे देगी, वो सिर्फ लोगों की एक कागजी कार्रवाई कर देगी, अमली तौर पर वो कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, एक ये बात बताइएगा कि जो आपके पास पत्ती का पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या वो आप 150 रुपए महंगा फरोख्त करेंगे या नई आने वाली पत्ती को आप महंगा फरोख्त करेंगे? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल रिलेटिव सवाल पूछा है। ये एक्चुअली जो प्रिंट वाली चीज़ें होती है ना, जिन पे कंपनी की रिटेल प्राइस प्रिंट होती है, उनको हम उसी प्राइस पर सेल करते हैं जिस पर लिखा होता है। जो मेरे पास पहला स्टॉक पड़ा है, डेफिनेटली उसके ऊपर लिखा हुआ है 1050 रुपये, तो अभी वो अगर 1200 रुपये में आएगी तो 1200 में सेल होगी, ये तो 1050 में ही बिकेगी। तो ऐसा नहीं है कि हम पुराना स्टॉक पड़ा और उसके ऊपर प्रिंट भी हो। हाँ, उन चीज़ों पे हम रेट बढ़ा देते हैं जिनके ऊपर रिटेल प्राइस नहीं होती। तो मेरे ख्याल से यही बात दुरुस्त है। बाकी मैं हुकूमत के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि हुकूमत को अब चाहिए कि ये बंदर बांट की बजाय, कि इक़्तिदार की भूख की बजाय सब, मेरी ये बल्कि गुजारिश है तमाम लीडरों से, तमाम जमातों के अरकान से, सबसे मेरी ये गुजारिश है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। ये वो वक्त नहीं है कि हम इसमें इक़्तिदार के लिए लड़ें, अब ये वो वक्त है जब हम एक होकर बैठ जाएं और हम इस मुल्क के लिए कुछ सोचें, कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि 150 रुपए फी किलो पत्ती के साथ इजाफा हो गया है। जिस शहरी जो है मजाज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ गैस लोड शेडिंग की दुहाई। मुल्तान की अवाम गैस लोड शेडिंग से तंग आ गई। मुतादिद इलाकों में गैस सिरे से ही गायब, गैस न होने से घरेलू और कमर्शियल सारफीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं सोहेब गुरमानी से। जी सोहेब, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, गर्मियों में अभी गैस की लोड शेडिंग कम ना हो सकी। शहरी और दुकानदार, होटल मालिकान दोनों इस वक्त मुतासर हो रहे हैं लोड शेडिंग से। सर्दियों में तो रूटीन है लोड शेडिंग, लेकिन गर्मियों में लोड शेडिंग जो है खासा कम होती है। लेकिन इस वक्त गर्मियों में भी लोड शेडिंग जारी है और यहाँ पे एलपीजी के सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं दुकानदारों की तरफ से। एलपीजी के सिलेंडर जो हैं, एलपीजी सिलेंडरों की लाइनें लग चुकी हैं और शहरी जो हैं वो भी यहाँ पे रोटियां पकवाने के लिए तंदूर पे आए हुए हैं। घरों में गैस नहीं है, क्या मामला आते हैं? घर में गैस आ रही है या नहीं? सर घर में गैस भी नहीं आ रही, बिजली भी नहीं है। उसके बाद यानी कि तंदूरों पे जा रहे हैं, वहाँ भी रश लगा हुआ है, उधर भी गैस नहीं है। तो बंदा करे तो करे क्या? महंगाई इतनी हुई हुई है, बाहर से रोटी लें तो वो 12 रुपए की मिल रही है, नान लें तो वो 25 रुपए का मिल रहा है। फिर उसके बाद वहाँ भी गैस नहीं है, शॉप पर दुकानों पे जाना होता है काम के लिए। ये हालात किए हैं। मैं सब लोड शेडिंग के हवाले से तो ये बात है कि जब खान साहब का टाइम था तो लोड शेडिंग नहीं थी। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है नामंजूर, तो यही हाल होना है। और इससे ज़्यादा मज़ीद दलालत के अभी बाजा बजना इस मुल्क में। अब तक हम आज तक 35-30 साल से ये मुशक्क़त बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सिर्फ नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये अब तक जो है ना, आज तक ना हमें आबाद होने दिया, ना हमारी नस्लों को आबाद होने देंगे। नई हुकूमत पर तनकीद भी की जा रही है कि इन्होंने हमें आबाद नहीं होने देना है, खुद आबाद हुए हैं। और लोड शेडिंग जो है वो अभी तक जारी है। दुकानदारों के गिले शिकवे भी सामने आ रहे हैं कि लोड शेडिंग की वजह से महंगी एलपीजी इस्तेमाल की जा रही है। शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। बहावल नगर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर में 4 से 6 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शदीद गर्मी के मौसम में घंटों लोड शेडिंग की वजह से शहरी परेशान हैं। मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कासिम अली शेख ने, जो इस वक्त मार्केट में शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी कासिम, आगाह कीजिए। मौजूदा हुकूमत के दौर में भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और ईद के बाद से इसमें मजीद इजाफा हो गया, जबकि हुकूमत का दावा था कि 1 मई के बाद जो है बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाजार में और ताजिर बरादरी से बात कर ले। आप बताइएगा, लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है, क्या कहते हैं? कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। पहले महंगाई की वजह से था कि ये कहते थे कि महंगाई हो गई, हम कंट्रोल करेंगे। ये सारे पार्टियों ने इताअत की है, इन्होंने कंट्रोल ना हो सका। कंट्रोल क्या करना था, इन्होंने तो लोड शेडिंग ही बहुत कर दी है। लोड शेडिंग इतनी हो गई है कि 4-4 घंटे लाइट आ रही है, बकाया 18 घंटे लाइट गायब हुई पड़ी है। दुकान पर सुबह आकर बैठते हैं, कोई गाहक नहीं होता। सुबह ऐसे ही आते हैं, उठकर ऐसे ही घर चले जाते हैं। अगर ऐसे ही इन्होंने हुकूमत चलानी, अगर इनसे हुकूमत नहीं चलती तो फिर हमें पुरानी वाली हुकूमत ही सही है। चलो महंगाई थी, लोड शेडिंग तो नहीं थी ना, चलो लोड शेडिंग पे कंट्रोल करें, इनसे महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। दावा तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए थे कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, होता इनसे कुछ भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएँ? किराया भी भरना है, बिजली का बिल भी है, बिजली आ नहीं रही है। और बिल देखें तो इतना बड़ा पड़ना आ जाता है। 4000 का बिल होता है तो 12000 उस पर टैक्स लगा होता है। गरीब आवाम कहाँ जाए, आप बताएं। जी बिल्कुल, ये थी भावनगर के ताजिर बरादरी जिनका शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। इंतजार तो किया लेकिन पानी ना मिला। नहरी पानी काश्तकारों का सब्र आजमाने लगा। 14 मई की मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद भी मुख्तलिफ नहरों में पानी की तलब पूरी ना की जा सकी। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली। बिल्कुल, जनूबी पंजाब के जो काश्तकार हैं उनका इंतजार जो है मजीद वो तवील हो गया है। नहरी पानी का मसला जो गुज़श्ता कई दिनों से चला आ रहा था कि वो पानी बंद था, नहीं आ रहा था, तो ऐलान किया गया था कि 14 मई को तमाम तो नहरों में पानी आ जाएगा। लेकिन मुल्तान डिवीजन में अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 हमारी जो ब्रांचेस जो अहम है, जिसमें मुल्तान, शुजाबाद, लोधरा में पानी की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा है। 40 से 60% तक पानी जो नहीं आ रहा है। जिक्र किया जाए मुल्तान में तो मुल्तान ब्रांच की जो डिमांड है वो 1800 है, जिसकी बजाय 1900 क्यूसिक पानी आ रहा है। शुजाबाद की जो ब्रांच है उसका 1850 डिमांड है, जबकि वहाँ पर 900 आ रहा है। और अगर लोधरा की बात की जाए जो कि मेलसी लिंक कैनाल है, वहाँ की जो डिमांड है वो 3900 है, 3900 है। और 3900 में से सिर्फ 1850 जो क्यूसिक पानी है वो आ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे फार्मर हजरात है वो खासे परेशान है। और फार्मरों की जन्म से कहा यह जा रहा है, काश्तकारों की जन्म से कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जहां कपास की नई फसल है उसको पानी की जरूरत है, दूसरी जानब बागात को भी जरूरत है। तो बात करेंगे मेरे साथ यहाँ पर काश्तकार मौजूद, उनसे पूछे उनके बाग हैं, खेत हैं, क्या है, पानी तो नहीं आ रहा, कैसे गुजारा कर रहे हैं? 14 तारीख का वादा किया था पानी आ जाएगा, लेकिन हमारे बाग सूख रहे हैं, पानी अभी तक यानी कि हमें मुहैया नहीं किया जा रहा।
हम काश्तकार बहुत परेशान है पानी के ना होने की वजह से। और ये मुतालबा कर रहे हैं फार्मर जो है कि जल्द अज जल्द जो नहरी पानी की दस्याबी है वो उनको मुकम्मल जो दस्याब है जो पानी है वो दिया जाए ताकि उनके जो बाग और जो खेत हैं वो भी सैराब हो सकें। जी अली रियाज शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अलीपुर हेड पंजन के मकाम पर दरिया में पानी की सतह में इजाफा होना शुरू हो गया। पानी की सतह में बेहतरी आते ही बंद नहरें खोल दी गई। पंजन अबासिया और अबासिया लिंक नहरों में पानी छोड़ दिया गया। अबासिया लिंक कैनाल में 5,500 क्यूसिक और पंजन कैनाल में 3,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। अबासिया लिंक कैनाल का पानी हेड कासिमवाला से रोही चोलिस्तान पहुंचेगा। पंजन कैनाल रहीम यार खान सादिकाबाद लियाकतपुर में पानी की जरूरत पूरी करेगा। अबासिया कैनाल का पानी उच्च शरीफ और लियाकतपुर की तहसील तक पहुंचेगा। हेड पंजन पर इस वक्त टोटल 9700 क्यूसिक पानी मौजूद है। आपको अपडेट करें, अलीपुर हेड पंजन के मकाम पर दरिया में पानी की सतह में इजाफा होना शुरू हो गया। पानी की सतह में बेहतरी आते ही बंद नहरें खोल दी गईं। बहावलपुर में इंसाफ लॉयर्स फोरम के तहत वकला विंग का इजलास हुआ। इजलास का अहवाल जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद। जी, इंसाफ लायर फोरम भी इमरान खान के साथ मुतहर्रिक है। सियालकोट के जलसा हो, उसकी मजम्मत हो, या फिर असम्बलियों के तहलील करने या इमरान खान की कुव्वत बनने का मामला हो, तमाम मामलात में इंसाफ लायर फोरम इमरान खान के साथ खैरी है। इस वक्त हमारे साथ साउथ पंजाब के इंसाफ लायर फोरम के सदर हैं अनवार खान साहब। क्या देखते हैं इमरान खान साहब किस हद तक अपने बयानिए को जो लोगों में बयान पेश कर चुके हैं उसे अचीव करने में कामयाब होंगे, और इलेक्शन कब तक देंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ILF को जो है ना वो कवरेज दे रहे हैं। मैं मीडिया का बड़ा मशकूर हूं। जहां तक है, सबसे पहले मैं मजम्मत करता हूं सियालकोट के जो इन्होंने मामला किया है, और ILF एक पुरअमन जमात है और इन्होंने अपनी वही पुरानी बदमाशी रविश जो है उसको कायम रखते हुए इन्होंने हमारे जो राइट है उसको डैमेज करने की कोशिश की है और आवाम के जज्बात से खेलने की कोशिश की है। एक्चुअली ये हमारे जज्बात से नहीं खेल रहे, ये अपना किरदार मजीद घनौना कर रहे हैं, और पूरी कौम देख रही है कि इस वक्त कौन से लोग इस मुल्क के जड़ें खोखला करने में लगे हुए हैं, और सब लोग सामने आ चुके हुए हैं। उसी को देखते हुए इलेक्शन किस हद तक? अब इस हवाले से मैं ये बताऊं, ये जो इनका घनौना किरदार जिस तरह घनौना होता चला जा रहा है, उसी तरह इमरान खान साहब अपनी कामयाबी के करीब होते चले जा रहे हैं। अवाम पूरी कौम खड़ी हो चुकी है, पूरी कौम जिंदा कौम है, वो जान चुकी है कि हमारा लीडर कौन है, और उस लीडर के पीछे खड़े होकर हमने मुल्क के अंदर तब्दीली इनकलाब कैसे लाना है। अब सिर्फ इमरान खान साहब की काल पर एक काल पर इनकलाब आने की इंतजार में बैठे हैं, और ILF अपने कायद के साथ हर पहले भी थी, अब भी है, और इंशाल्लाह रहेगी। तो ददरान है भावलपुर में, वो इस वक्त एक इजलास में शरीक है। शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। रहीम यार खान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इलेक्शन की तैयारियां, नई वोटर लिस्टों के डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिए गए। मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, आगाह कीजिए। कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। नई वोटर लिस्ट तरतीब दी गई है। इन वोटर लिस्टों में कहीं कोई गलती है तो उसको दुरुस्त कराया जा सकता है। इसके लिए डिस्प्ले सेंटर पूरे ज़िले में बनाए जा रहे हैं। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर मियां जाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, कितने सेंटर बनाए जा रहे हैं और किस तरह से लोग इन लिस्टों को देख सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में 398 डिस्प्ले सेंटर कायम किए गए हैं, जिसमें तहसील रहीम यार खान के 128 हैं, खानपुर के 94 हैं, और सदकाबाद के 88 हैं, लियाकतपुर के भी 88 हैं। ये तमाम डिस्प्ले सेंटर अपने हर तहसील में हमारी रिवाइजिंग अथॉरिटी या डिप्टी DO एलिमेंट्री जितने भी डिप्टीज़ हैं वो तहसीलों के अपने रिवाइजिंग अथॉरिटी हैं। हमारे ARO साहबान जो हैं वो असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं। जिसका कोई इशू होगा, किसी का वोट दुरुस्तगी या अंदराज या अखराज, वो अपने डिस्प्ले सेंटर पे जाएगा, फॉर्म कलेक्ट करके फिल करके अपने ARO से दस्तखत करवा के फिर रिवाइजिंग अथॉरिटी उन्हें टाइम देगी हेयरिंग के लिए। वो अपने हेयरिंग के लिए जाएगा, ओरिजिनल ID कार्ड लेके अपनी फैमिली का वो अपना नाम दुरुस्त करा सकता है, अपना नाम वोट अंदराज करा सकता है। देखो, अपने नाम का वोट अंदराज ना हो, नाम की कोई गलती हो तो उसके हवाले से डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिए गए, जहाँ पे AROs उनको वो लिस्टें फराहम करेंगे, वो उनकी लिस्टों में जो गलती है। आसिम सिद्दीक, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। मुल्तान डिवीजन में खिलाफ वर्जी पर 3 मुकदमा दर्ज, जबकि एक हॉल को सील करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, बताइए कार्रवाई से मुतल्लिक।
جی بالکل، حکومت پنجاب کی ہدایت پر ملتان ڈویژن میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ون ڈش کی جو خلاف ورزیاں جاری تھی اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کمشنر ملتان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی. اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ کمشنر ملتان موجود ہیں. سر بتائیے گا، ایک تو مہنگائی کے حوالے سے حکومت پنجاب کا کلیئر ویژن نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ون ڈش کے حوالے سے بھی ہے، ان دونوں کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں؟ ون ڈش کے حوالے سے جو حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت تھی کہ جو فوری طور پہ ون ڈش جو ہے اس کے حوالے سے اس کی امپلیمنٹیشن کو چیک کیا جائے، تو ہم نے ابھی تک تقریباً 158 کے قریب شادی ہال جو ہیں یا میرج ہال ہیں وہ چیک کروائے ہیں. اس میں سے 3 جو میرج ہال ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں، ایک FIR بھی لانچ کی گئی ہے اور تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جو جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، اور اس کو کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ یہ ون ڈش ہے اس کے اوپر پابندی کو یقینی بنایا جا سکے. اور اگر کوئی ون ڈش کی پابندی میں جو خلاف ورزی میں انوالو پایا گیا تو جو وینڈر ہے یا کیٹرر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا کلائنٹ ہوگا اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. کمشنر ملتان کا یہ کہنا ہے کہ ون ڈش کے حوالے سے جو خلاف ورزیاں تھیں اس پر تقریباً قابو پا لیا گیا. 3 جو میرج ہال تھے ان کو سیل کیا گیا، 1.5 لاکھ کے جرمانہ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ شہر میں اور ڈویژن بھر میں جو مہنگائی کے حوالے سے بلال نیازی، شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں، عوام کی خدمت نہ کرنے والے افسران کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا. چیف ایگزیکٹو ہیلتھ بہاولپور کا بڑا فیصلہ، ڈیوٹی سے غیر حاضر 2 ڈاکٹرز کی نوکری سے برخاست کرنے کی درخواست کر دی. عوام کی خدمت نہ کرنے والے افسران کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا. چیف ایگزیکٹو ہیلتھ بہاولپور کا بڑا فیصلہ، ڈیوٹی سے غیر حاضر 2 ڈاکٹرز کو نوکری سے برخاست کرنے کی درخواست کر دی. ملتان میں ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ماہر عمران سے. جی عمران، بتائیے. جی بالکل، بات کریں گے وکلاء صاحبان کو درپیش مسائل کے حوالے سے. ملتان بار کی بات کریں تو پاکستان کی تیسری بڑی بار، اتنی بڑی تعداد میں وکلاء کی انرولمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. لیکن اگر کیسز کی بات کریں تو بہت سے جو وکلاء ہیں ان کے معاشی جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ جو خراب ہیں. اتنا پڑھ لکھ کر بھی ان کے معاشی معاملات کو کس طرح سیٹل ڈاؤن کیا جائے گا، بار عہدیداران سے بارہا مطالبہ بھی کیا جاتا رہا. یہاں پہ بار عہدیداران ہمارے ساتھ موجود ہیں. پھر وکلاء کو کہ معاشی حالات بہتر بنانے کے حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 تاریخ کو ہم فیڈرل لا منسٹر سے ملاقات کی اعظم نذیر تارڑ صاحب سے. ہم نے وہاں پر یہ سارے معاملات رکھے. اس میں بالخصوص جو ہے انشورنس کا، وکلاء کی انشورنس کے حوالے سے ہم نے بات رکھی کہ پورے پاکستان کے وکلاء کی انشورنس ہونی چاہیے، اور وہ اگر خدا نہ خواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو ان کے پیچھے جو فیملیز ہیں وہ ڈپرائیو نہ ہو، اور وہ ایج آف ریٹائرمنٹ پہ جب پہنچے تو ان کی جو انشورنس ہے وہ میچور ہو تاکہ ان کے بڑھاپے میں مالی طور پہ انہیں معاونت کی جا سکے. دوسری بات ہم نے ان سے کی کہ پاکستان بھر میں قانون موجود ہے کہ اسٹیمپ وینڈر کا کام، ڈیڈ رائٹنگ کا کام اور دوسرے جو دستاویزات کی تیاری کا کام ہے وہ ساری کی ساری وکلاء صاحبان کے ذریعے سے ہونی چاہیے. ہم نے یہ رائے دی ہے کہ ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری چونکہ ہر وقت کوارڈینیشن میں رہتے ہیں، ان کی ریکمنڈیشن کے ساتھ ان کے پاس ایک ریکارڈ ہونا چاہیے کہ کون سے وکیل صاحب کس فرم کے پینل پہ ہیں اور کون سی انسٹیٹیوشن کے ادارے کی کمپنی کو لیگل ایڈوائزر ہیں. اس طرح سے اس معاملے کو کوارڈینیٹ کر کے بہتر انداز میں، پریکٹیکل انداز میں تمام وکلاء صاحبان اکراس دی بورڈ جو ہے تمام وکیل صاحبان کو لیگل ایڈوائزز ملنی چاہیے تاکہ وہ مالی طور پر مستحکم ہو سکیں. جی مالی طور پر بھی مستحکم ہو اور تمام وکلاء کا صاحبان کا فائدہ بھی ہو. اور اس حوالے ماہر سے عمران، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے میپکو کا احسن اقدام، صارفین کے مسائل کے حل کے لیے واٹس ایپ گروپ تشکیل دے دیا. کیا مزید بات کریں گے عامر ڈوگر سے. جی عامر. بالکل، میپکو نے اپنے صارفین کی سہولت اور دیگر اقدامات کے لیے اور ان کو بر وقت انفارمیشن پہنچانے کے لیے ایک نئی سروس کا آغاز کیا ہے. وزارت توانائی کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی تھی. سپرنٹینڈنٹ انجینئر مظفر گڑھ فرحان شبیر ملک صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں. ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بیسیکلی بتائیے گا کیا انیشیٹو ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان اور انرجی پاور ڈویژن کے سیکرٹری صاحب کی ہدایت پر اور میپکو چیف ایگزیکٹو آفیسر مار اللہ صاحب کی انسٹرکشنز اور ان کی ڈائریکشنز پر ہم نے یہ نیا ایک انیشیٹو لیا ہے. اس میں ہم نے پورے اپنے سرکل میں پورے ملتان میپکو ریجن میں ایک واٹس ایپ گروپ متعارف کروائے ہیں، اور وہ واٹس ایپ گروپ عوام کی جو ہے بر وقت اطلاعات، اس میں انفارمیشن جو ہے وہ بر وقت ہوگی کہ کون سے فیڈر پہ لوڈ شیڈنگ ہونی ہے، کون سے فیڈر پہ مرمت کرنے کے لیے جو ہے وہ فیڈر بند رہے گا، کتنے سے کتنے بجے تک بند رہے گا. اگر کوئی کسی فیڈر پہ وہ پاور آؤٹیج آئی ہے، کوئی شٹ ڈاؤن آیا ہے تو وہ فیڈر کس وقت چلے گا.
लोगों की से मुकम्मल रहनुमाई होगी और वो बिला वजह परेशानी से जो है ना उनको निजात मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर कोई ट्रांसफार्मर्स के इश्यूज़ हैं कि ट्रांसफार्मर कोई ख़राब हो गया है, ट्रांसफार्मर कोई डैमेज हो गया है और वहाँ पे इलाका में बिजली नहीं है, तो वो भी इस व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और उनको बर वक्त ये सहूलत दरकार होगी। उसके अलावा हमारे तमाम जो स्टाफ मेंबर्स हैं उसमें हमने फैसिलिटेटर ऑफिसर जो है ना वो वहाँ पे जो है तैनात कर दिए हैं हर इलाके में, हर ट्रांसफार्मर पे। तो वो फैसिलिटेटर ऑफिसर जो है वो बर वक्त जो है वो इंफॉर्मेशन भी करेगा और जो भी बिजली हमारे अब्दा के मुतालिक शिकायत होंगी उनका बर वक्त अजाला किया जाएगा। जी बिल्कुल, बर वक्त अजाला किया जाएगा। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर फरहान शबीर मलिक साहब का ये कहना है कि तमाम प्रोसीजर की वो खुद निगरानी करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप को तश्कील देने का मकसद यही है कि सार्फिन की। आमिर डोगर, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। डेरा गाजी खान में गंदगी से अब कोई नहीं होगा परेशान। शहर में पंजाब साफ मुहिम के आगाज का हो गया ऐलान। कमिश्नर ऑफिस को चहरी चौक तक आगाही रैली निकाली गई। मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। जी रजा, बताइए। शहरों को साफ सुथरा रखने के हवाले से पंजाब हुकूमत की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है साफ पंजाब का, उसका बाकायदा तौर पर आज से डेरा गाजी खान में जो है वो आगाज किया जा रहा है और इस हवाले से तमाम तर अमला सफाई को भी जो है वो कमिश्नर ऑफिस बुलाकर इस मुहिम के हवाले से न सिर्फ आगाही दी गई है बल्कि इसका यहाँ से आगाज भी किया जा रहा है और जो गैर मुंतखब या साबका पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी इस आगाही मुहिम में और इस वॉक में जो है वो शरीक हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कमिश्नर डेरा खान सर। पंजाब साफ मुहिम जो है वो आज से शुरू होने जा रही है, तो क्या इसमें तरजीहात क्या होंगी? ये साफ पंजाब मुहिम जो है ना, मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपना इक़्तिदार संभालते ही पूरे पंजाब में इसको बड़ा सीरियसली लिया और डायरेक्ट मीटिंग्स करने के बाद इसके टारगेट दिए हैं कि इन चीज़ों को बेहतर किया जाए और सफाई और सैनिटेशन वो उन्होंने कहा है जी बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जो जैसे अलीम शाह साहब ने कहा है लोग मुख्तलिफ घरों में चले जाते हैं, काम नहीं करते, घर बैठे तनख्वाहें लेते हैं, ये वज़ीर आला की भी इंस्ट्रक्शन है कि अब कोई एहलकार किसी अफसर के घर में काम नहीं करेगा, किसी सियासतदान के घर में काम नहीं करेगा, घर बैठ के तनख्वाह नहीं लेगा, सबको काम करना पड़ेगा और IT बेस्ड सिस्टम इंशाल्लाह हम बनाएंगे कि जब ये सारा 600 बंदा DG खां के गलियों में सफाई करता हुआ आपको नजर आएगा तो आपको इंशाल्लाह कूड़ा क्रिकेट कहीं नजर ही नहीं आएगा। रजा मलिक, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। खवातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान में दारुल कुरान की तामीर का आगाज कर दिया गया। मंसूबे के लिए 50 लाख के फंड्स भी जारी कर दिए गए। मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइए। जी, खवातीन यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ तामीराती कामों की मुद में 1.5 करोड़ रुपए के फंड्स जो हैं वो ADP स्कीमों के तहत जारी किए गए हैं। खवातीन यूनिवर्सिटी में तालिबात को मजहबी तालीम जो है वो दिलवाने के लिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग बन रही है दारुल कुरान की। यहाँ पर जो है वो तालिबात को क्लासेस दी जाएंगी कुरान पाक की तालीम से मुतालिक और उसमें जो भी इस्लामी तौर तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के जो असूल हैं वो भी स्टूडेंट्स को बताए जाएंगे। यहाँ पर जो हैं वो मुख्तलिफ स्कॉलर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर आकर क्लासेस देंगी। इस हवाले से 1.5 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो जारी किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी है और अगले 2 माह के अंदर। शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रही थी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।